बच्चे पोयम हम पढ़ने वाले हैं पर्वत प्रदेश में पावस। पहले पाठ प्रवेश को समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों में जाने का नहीं करता हो। कोई भी बंदा हो, किसी को भी हिल स्टेशन जाने का हो मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ सबको मज़ा आता है। क्योंकि जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, यानी कि ज़रूरी नहीं है हर कोई हिमालय पर ही जाए हिल स्टेशन के लिए। मतलब कोई भी हिली एरिया में जाने के लिए ज़रूरी नहीं हिमालय पर जाना हो, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर। सुदूर मीन्स बहुत दूर। तो जो इंसान जहाँ पर भी रहता है उसके अगल बगल में जो भी पर्वतीय क्षेत्र आता है, जैसे हम सूरत में रह रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हम सापुतारा चले जाते हैं, यही हिल स्टेशन हमारे लिए। तो आसपास के जो भी हर इंसान हो, जब भी किसी को मौका मिलता है तो वो ज़रूर जाता है। ठीक है, हर किसी को, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी अच्छी, उसे देखने का हर किसी को मन करता है। तो ऐसे में कोई भी कवि उसकी कविता को अगर क्लास में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे दे, इसका मतलब ये है कुछ कवि ऐसे होते हैं इस तरह की कविताओं को रचते हैं, आपको ऐसी इमेजिनेशन ऐसी दिखाते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आप खुद वहाँ पहुँच गए हैं, मतलब आपको फील होने लगता है वैसा। ठीक, और जिसमें से ये जो कौन है हमारे कवि, पंत जी है ना, सुमित्रा नंदन पंत, इसी तरह के कवि हैं जो ज़्यादातर प्रकृति के ऊपर कविताएं लिखते हैं। उन्होंने भी अभी ये जो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। हम उसको सुनकर ऐसा लगेगा कि हम अभी अभी पर्वतीय क्षेत्र से ही लौटे हैं। ठीक, फिर है इस कविता के अंदर मतलब रोमांच बहुत है। रोमांच मीन्स एक्साइटेड, आप सब देख सकते हैं। यस, प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निखरने की अनुभूति देती है। यानी कि मान लो कि हमने प्रकृति के उस सौंदर्य को, जो जितनी वो खूबसूरत है, उसको हम खुद ही देख रहे हैं, निहार रहे हैं। यही नहीं, वो कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की ज़्यादातर जो भी कविताएं हैं उनको पढ़कर हमें ऐसा ही अनुभूति होती है, मतलब ऐसा ही फील आता है कि मानो हमारे आसपास की जो दीवारें हैं, दीवारें क्यों कहा गया, हम अगर इसको क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो आसपास जो भी दीवारें हैं मान लो वो कहीं गायब हो गई हैं और हम खुद एक उसी स्थान पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ अगर पर्वतीय स्थल के बारे में है तो मान लो कि हम खुद वहाँ बैठे हैं, पर्वत क्षेत्र पर बैठे हैं, तो किसी रूम के अंदर नहीं बैठे हैं। ऐसा उनकी कविताओं में देखने को अक्सर मिलता है। फिर है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी ऐसे रम्य यानी कि सुंदर से स्थल पर आप पहुँचे हों जहाँ पर पहाड़ों की बहुत सारी श्रृंखलाएँ दिखाई देंगी, श्रृंखलाएँ मीन्स चेन, और आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम भी उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, मतलब हमारा मन भी वहीं डूब सा जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो महाप्राण निराला ने भी, निराला एक और कवि हैं जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल है। पंत कौन, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी खास बात क्या है, एक क्वालिटी है, वह है शेली की तरह। शेली एक दूसरे राइटर हैं, वो उसके जैसे अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर, मतलब उन्होंने अपना जो भी विषय चुना, आज उन्होंने पर्वत का विषय चुना है, ठीक, उसको वो बड़ी ही उपमाओं से संवारते हैं। मतलब एक तरह से उसके अंदर अलंकारों का बहुत प्रयोग करते हैं। आज लिखाई के अंदर अलंकार बड़े मायने रखते हैं, अभी रूपक अलंकार, कंपैरिजन दिखाते हैं, और ख़ासकर अभी हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो पूरी की पूरी मानवीयकरण अलंकार हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एक मानव का रूप दिया है, ठीक, पर्वत को। फिर उनसे वो संवार देते हैं, संवार कर मतलब कि उसके अंदर और क्या बोलते हैं ना, चार चांद से लग जाते हैं, मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। यानी कि जो भी चीज़ वो लिख रहे हैं वो जितनी अच्छी है वो और अच्छी हो जाती है, ठीक है, वो जितनी कोमल होती है वो और ज़्यादा कोमल, मतलब एक तरह से बेस्ट टू बेस्ट वो परफॉर्म करते हैं अपनी उन कविताओं से। ठीक, पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चे पोएम है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है, और वहाँ पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का समय है। और अगर देखिए नॉर्मल आज हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है, ठीक है ना,
वर्षा ऋतु है, लेकिन यहाँ अभी कोई पर्वतीय स्थल नहीं है सूरत, तो यहाँ पर ही इतनी भयंकर बारिश होती है, मतलब हम वो सब फील कर पाते हैं। तो अगर हम किसी हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो पानी हमको भरता हुआ भी दिखाई नहीं देता। इतनी बारिश के बावजूद सीवरेज सिस्टम है, वहाँ तक तो पानी भी भर जाएगा, अलग ही मौसम दिखाई देगा। यस, तो वही हम पढ़ेंगे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु का समय है और पर्वतीय स्थल के बारे में बताया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो पल पल यानी कि हर पल अपना परिवेश यानी कि पहनावा, ठीक है, वो बदल रही है, अपने वेश को बदल रही है। प्रकृति परिवेश कैसे बदलेगी? इट मीन्स कभी एकदम से क्या होगा, फोग आ जाएगा, कभी एकदम धूप निकल आएगी, तो मतलब इस तरह के उसके चेंजेस होते हैं जो प्रकृति के अंदर, वो सब हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। पहला है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला तार, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार कहा जाता है करधनी यानी कि कमल। आपने कभी पेड़ को देखा होगा, हम उसको अक्सर कभी ड्रॉ भी करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, ट्रायंगल शेप में कर देते हैं ना। ट्रायंगल शेप में मतलब ऐसे पेड़ों को यूँ बनाया जाता है ना, तो नीचे की जो लाइन होती है उसको मतलब कि उन्होंने मेखलाकार कहा है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत उसका जो बेस है वो मेखलाकार मतलब कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अपार का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक, तो वो वहाँ से एक तरह से उसके कमर का पार्ट है, वो उन्होंने उसको कमर का पार्ट बताया है, अगर एक इंसानी रूप लें तो, ठीक। बच्चे, हमारी जो कमर होती है, इन्होंने कमर का हिस्सा जैसे अगर बताया है, तो पर्वत जो है कमर से अपना अपार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कोई लिमिट तो होती नहीं, पर्वत जो होते हैं ऐसे कंटिन्यू होते हैं बहुत सारे, तो इट मीन्स वो करधनी से वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो ढाल है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और सहस्त्र मतलब हज़ारों, सैकड़ों, दृढ़ सुमन फाड़, सुमन मतलब फूल होते हैं, और दृढ़ यानी कि आँख, तो फूल रूपी नयन कह सकते हो आप, आँखें। मीन्स पहाड़ों पर अक्सर हमको बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं दिखते हैं, कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े फ्लावर नज़र आते हैं, कोई छोटा मोटा पौधा दिख जाता होगा, तो वो जो उधर जो फूल लगे हुए हैं, एक तरह से कवि ने उनको पहाड़ की आँखें बताया है। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने उसको मानवीकरण लिया, उसको कमर बताया, फूलों को उसने उसकी आँखें बता दिया। समझ में आया? तो वो अपनी सैकड़ों फूल रूपी आँखों से, अब आँखों से देख क्या रहा है, अब लोक रहा है बार बार। अब लोक मतलब देखना, अब कुछ तो देख रहा है, तभी उन्होंने आँखों का यहाँ जिक्र किया है। नीचे जल में निज महाकार, अब जब वर्षा ऋतु का समय है, इतनी बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद क्या होगा, पर्वत के नीचे या वहाँ बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। तो अब पर्वत क्या कर रहा है, उन फूल रूपी आँखों से, जहाँ नीचे इतना हाहाकार मचा हुआ है, मतलब इतना पानी जमा हो गया है, तो जिसके चरणों में पला ताल, अब उसके पैरों में क्या है, बहुत सारा जो पानी इकट्ठा हो गया है। ताल का मतलब तालाब है, मतलब वो जो पानी इतना इकट्ठा हो गया उसने तालाब का रूप ले लिया, ठीक। और फिर दर्पण सांस फैला है विशाल, और बहुत सारा मतलब अनलिमिटेड वो पानी फैला हुआ होता है, विशाल फैला हुआ है, और अब उसको दर्पण के समान दिख रहा है। किसको? पर्वत को। पर्वत अपनी उन फूल रूपी आँखों से क्या कर रहा है, उस ताल में देख रहा है। ताल मतलब उस तालाब में अपने आप को देख रहा है। अपने किस चीज़ को देखेगा वो, अपने एक तरह से प्रतिबिंब को निहार रहा है, अपनी परछाई को वहाँ पर दिखने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? पला का मतलब कुछ नहीं है कि वहाँ ताल जो है वो पला हुआ है, मीन्स पड़ा हुआ है तालाब। एक्चुअली बच्चे वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पर्वत हैं, जो इतने ज़्यादा फैले हुए पर्वत हैं,
और उनके नीचे बारिश के कारण, वर्षा ऋतु के कारण जो ऐसे तालाब सा बन गया है, और तालाब को उन्होंने दर्पण का नाम दे दिया है। तो वो तालाब रूपी दर्पण में उन फूल रूपी आँखों से पर्वत अपने प्रतिबिंब को बार बार निहार रहा है। ठीक है, निहार मतलब देख रहा है, सिर्फ वो यही कहना चाह रहे हैं। क्लियर? ऐसा कभी ने ऐसा कभी सीन देखा होगा, उसने जस्ट इमेजिन किया होगा ऐसा पर्वत देख रहा होगा, उसे ऐसा लग रहा है। क्लियर है? आगे है, गिरी का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर बच्चे झरनों को कहा जाता है, वाटरफॉल। ठीक, गिरी मतलब पर्वत। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो पर्वत जो ये हैं झरने हैं, ऐसा लगता है जब झरने बह रहे होते हैं तो वो जो झरझर की आवाज़ आ रही होती है झरनों के बहने से, तो ऐसा लगता है कि वो पर्वतों के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। मतलब पर्वत कितने महान हैं, उन सब के उनकी सब एक तरह से क्वालिटियों का गुणगान कर रहे हैं। ठीक, और फिर जब जो ये झरने ऐसे बहते हैं, अगर कोई इंसान उस झरनों के पास से गुजरे तो हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट सी आ जाती है, हमारी नस नस में उत्तेजना पैदा हो जाती है, हमें भी अच्छा लगता है, एक जोश सा भर जाता है। और जो वो झरने बहते हैं तो उन कवि ने उनको मोतियों की लड़ियों के समान बताया है। वो ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो मोतियों की लड़ियों से बन गए हैं, मोतियों की माला बन गए हैं। और झरते हैं झाग भरे, जब झरने बहते हैं और नीचे जब वो गिरते हैं तो वहाँ पर एकदम झाग सी नहीं बन जाती है ना, झाग सी बन जाती है। फिर है, गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब गिरिवर यानी कि पर्वत, उर मतलब होता है छाती, मतलब कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देगा, पर्वतों के बीच में कोई कोई पेड़ भी निकले हुए होते हैं, है ना, बहुत सारे तो नहीं होते, कुछ कुछ पेड़ बाहर की ओर उठे हुए होते हैं। ऐसा लगता है वो जो तरुवर यानी कि वो जो पेड़ हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, कभी ऐसे झुके हुए पेड़ नहीं होते हैं जो पर्वतों पर होते हैं, ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। तो कवि ने उसे एक इंसान के रूप में कैसे बताया है कि जब कभी कोई इंसान कोई सोच में डूबा हुआ होता है, ठीक है, तो वो कैसे ऊपर की तरफ देखता है और एकदम बिना पलक झपकाए, अनिमेष अटल, अनिमेष यानी कि बिना पलकों को झपकाए, अटल कंटिन्यू एक जगह पर देखता रहे, और कुछ चिंता पर यानी कि किसी सोच विचार में डूबे हुए। कोई इंसान को कोई सोच होती है तो वो बोलता है ना कि काश मैं भी ऊपर की तरफ उठूँ, तो वो ऊपर की तरफ देखेगा और कंटिन्यू ऐसे निहारता रहेगा ऊपर की तरफ। तो सेम ऐसे उन्होंने पेड़ों का नाम बोला है, जो वो पेड़ हैं जो पर्वतों से ऐसे उठ कर ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ऊंची आकांक्षाओं को यानी कि आकाश को पाना चाहते हैं। नीरव नभ पर, नीरव यानी कि शांत, आकाश, नभ यानी कि आकाश, तो शांत आकाश की ओर वो कंटिन्यू ऐसे बिना पलक झपकाए कुछ सोच विचार में डूबे हुए केवल अपनी ऊंची आकांक्षाओं को पाने की इच्छा करते हैं। वो जो पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में बताया। और पेड़ कौन है, एक तरह से इंसान भी ऐसे ही होते हैं। समझ में आया? यस, उन्होंने कंपैरिजन किया है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। मीन्स भूधर क्या है? भू मतलब कि धरती, धर मतलब धारण करने वाला, धरती के ऊपर जो खड़ा है, तो ये भी पर्वत है। भूधर मतलब पर्वत, पहाड़। अब जब आप नोटिस करेंगे, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भयंकर तेज़ बारिश होती है, तो सब तरफ फॉग हो जाता है ना, कभी कभी कुछ नज़र नहीं आता है, एकदम वाइटनेस दिखती है, नहीं नज़र आता। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा लग रहा है कि जब बहुत भयंकर बारिश होती है तो बादल भी नीचे आ जाते हैं। पारद यानी कि बादल, ठीक, जब बादल भी एकदम नीचे आ जाते हैं जब तेज़ बारिश होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पहाड़ है ना, वो बादलों को पर भी दिया बच्चे, पारद के पर मतलब पंख। कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों को पंख बना करके ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है वो उड़ रहे हैं।
ठीक है, पंछी की तरह उड़ रहे हैं। कौन? पर्वत। फिर से समझिए, पर्वत जो हैं उन बादलों को पंख बना करके उड़ रहे हैं, जबकि वो उड़ते नहीं हैं, बादल नीचे आ जाते हैं, ऐसा खाली प्रतीत हो रहा है। क्या? फड़का अपार, जब बहुत तेज़ भयंकर बारिश होती है तभी ऐसा होता है ना, कुछ नज़र नहीं आता, बादल नीचे आ जाते हैं। यस। फिर है रव। रव का मतलब होता है आवाज़, शेष मतलब बाकी। अब जब कुछ नज़र ही नहीं आएगा, भयंकर सिर्फ बारिश की आवाज़ आती है ना, तो उस समय क्या रह जाता है? निर्झर, झरनों की केवल आवाज़ ही बाकी रह जाती है, दिखाई तो कुछ देता नहीं है, सिर्फ झरनों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर है टूट पड़ा भू पर अंबर। टूट पड़ना एक मुहावरा होता है। भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। हम बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि जब भयंकर बारिश होती है, आज ऐसा लग रहा है कि मतलब बादल जो हैं वो धरती पर टूट पड़े हैं, मतलब कि हमला बोल दिया है कि बादलों ने धरती के ऊपर आज आक्रमण सा कर दिया है। समझ में आया? धस गए धरा में सभयशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब शाल जो होते हैं एक प्रकार के पेड़ का नाम है, जैसे कि आपने अशोका के पेड़ सुने होंगे, बरगद का सुने हैं, तो शाल भी एक किस्म है पेड़ों की। तो कवि कह रहा है, ऐसा लगता है जो शाल के वृक्ष हैं वो सभय, इट मीन्स भय के साथ, भय मतलब डर, मतलब इतनी बारिश हो रही है, सब तरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो शाल के पेड़ हैं ना, डर के कारण से धरती के अंदर धंस गए हैं। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है? डर के साथ सभय। जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, तूफ़ान चलता है, तो पेड़ भी तो उखड़ जाते हैं ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो धरती में धंस गए हैं। और अब जब हमने बोला कि सब तरफ भयंकर बारिश से फॉग जैसा प्रतीत होता है हमें, है ना, धुआं धुआं सा लगता है, तो उन्होंने क्या बोला? अब धुआं कब उठता है? जब कहीं आग लगती है। तो उन्होंने अब क्या इमेजिन किया? ऐसा लगता है वो जो बारिश के कारण नीचे तालाब सा जो बना गया था, तो तालाब के अंदर मानो आग लग गई है, जिससे कि ये धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है? फॉग है। समझ में आया? जलद यान, जलद मतलब बादल, और यान मतलब क्या होता है? व्हीकल। अब ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र देवता हैं वो जलद रूपी यान में, मतलब बादलों रूपी व्हीकल के अंदर, यान में घूमने फिरने के लिए निकले हैं। तभी अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए घूमने निकले हैं, और अपने आनंद के लिए ही इन्होंने ये सारा का सारा इंद्रजाल रचा है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, बारिश आती है वो भी इंद्रदेव करवाते हैं, उनके अंडर वाले ही करते हैं ना, जो उनके छोटे छोटे देव हैं। तो मीन्स उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सब क्रिएट किया था। यस, इंद्रजाल रचा था, और फिर खुद ही घूमने के लिए निकल पड़े हैं। समझ में आया? मतलब कि कुल मीन्स धरा मतलब धरती को बोलते हैं। मीन्स पूरे पोयम के अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से, उन्होंने कभी ऐसा सीन देखा होगा प्रकृति का, उन्होंने जस्ट उसको इमेजिन किया, ऐसा 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 होता होगा, उन्होंने उसको एक कविता के रूप में हमें पेश किया है। ठीक, हर किसी की अपनी अपनी इमेजिनेशन है। फिर भी कोई डाउट है पूछिए। क्वेश्चन आंसर्स बच्चे क्लास में डिस्कस हो जाएंगे हमारे, आप मुझे रिटर्न देंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।